Assalamu alaikum and very welcome to all the listeners and viewers of Easy Advocacy YouTube channel। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। तो अगर तो आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कई बार हमारे लॉ में यूज़ होते हैं। हम जब जब लॉ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो थ्रू आउट आवर स्टडी हमें इन इन अल्फाज से वास्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं और इन अल्फाज से वाकिफ़ नहीं भी हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं, क्विक स्टार्ट लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट जो है, ये अपनी बेसिस कहाँ से लेते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होता है और किन बेसिस पे ये हमारे लॉ में इतने इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो हमें साथ बताते हैं कि ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट, ये लॉ जो है इसका या तो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है या रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। तो बेसिकली इंडियन लॉ में भी और पाकिस्तानी लॉ में भी बोथ दीज इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपनी बेसिस पाते हैं इस मैगज़ीन से, जो कि हमारे सामने है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अ न्यू लॉ ought टू बी प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होगा कि मैगज़ीन जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे थ्रू आउट आवर लॉ स्टडीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स एंड प्रिंसिपल जो हैं वो इन्हीं मैगज़ीन से जनरेट किए जाते हैं। जैसे हम इक्विटी के मैगज़ीन्स देखते हैं, उसके अलावा टॉर्ट, जैसे टॉर्ट है तो उसकी बेसिस बहुत सारे मैगज़ीन पे होती है। इसी तरह ये जो हमारे दो चीज़ें हैं इसके बारे में भी हमें एक मैगज़ीन दे दिया गया है। वो ये है कि जब भी कोई लॉ, नया लॉ बनाया जाता है तो इट ऑट टू बी प्रोस्पेक्टिव, यानी वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होना चाहिए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। उसका ऑपरेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट उसके ऑपरेशन को नहीं होना चाहिए, ताकि लॉ के एक जस्टिस को और उसके एक जो मकसद है उसका, उसको इंटैक्ट रखा जा सके। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर जब ये चीज़ आप पढ़ते हैं तो ये हमारी नज़र से गुजरता है, तो इसमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये किससे रिलेट करता है और ये किसके लिए यूज़ हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये भी बता दूँ। तो एक्स फैक्टो की टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के लिए। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट भी कहा जाता है और एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहा जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो की टर्म जो है उसका मतलब ही यही है कि पास्ट मैटर्स की जो है ना वो लीगल कंसिक्वेंसेस को चेंज कर देती है ये चीज़। यानी जो पिछले वक्त में, पुराने वक्त में पास्ट मैटर्स जो जो भी हुए हैं उनके जितने भी लीगल कंसिक्वेंसेस होने हैं या हुए थे या हो चुके हैं, उन सबको चेंज कर दिया जाता है और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड दैट बोथ these terms can be used interchangeably when we are studying retrospective and prospective effect। अब हम अपना स्टार्ट लेते हैं इन दोनों टर्म्स की डिटेल्स के साथ कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैंने इधर आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया ताकि आप लोगों को ये बार बार गूगल से सर्च ना करनी पड़े, और यहीं से अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। It means that it is concerned with or to applying the laws in future or at least from the date of commencement of the statute। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब ही यही है कि इन द फ्यूचर या इन द कमिंग टाइम्स। तो जो भी लॉ या ऑर्डिनेंस या एक्ट हमारे पास होगा तो इसका मतलब ये है कि वो उस फ़लाँ डेट को फ़लाँ डेट के बाद से वो होगा, यानी आने वाले वक्त के बाद, पास होने के बाद वाले। प्रोस्पेक्टिव का हम जैसे देखते, प्रोस्पेक्टिव का मतलब ही यही आ जाता है कि बाद में होने वाली चीज़। ठीक है, अब देखेंगे जैसे इसका एक दूसरा मीनिंग ये है कि लुकिंग फॉरवर्ड, आगे आने वाले वक्त को देखना, या कंटेम्पलेटिंग द फ्यूचर, के फ्यूचर के बारे में ये लॉज अप्लाई होंगे। अब मैं आपको आसान वर्डिंग में बता दूँ कि जब हम किसी भी लॉ के बारे में ये कहते हैं कि इसको प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हासिल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस डेट पे वो एक्ट कमेंस हुआ है, ये उससे बाद में आने वाले तमाम मैटर्स पे वो लॉ अप्लाई होगा, उससे पहले वाले मैटर्स पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, उसके यूजुअली उसका जो सेक्शन 1 है या आर्टिकल 1 है, वो होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और उसका इस तरह की चीज़ें होती है। शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में होता है। तो कमेंसमेंट के जो टाइटल के नीचे जो होता है, कमेंसमेंट वाले सेक्शन में लिखा होता है कि दिस एक्ट शैल कमेंस ऑन फलां फलां डेट, या दिस ऑर्डिनेंस शैल कमेंस ऑन दिस डेट। जैसे अगर वो लिख देते हैं कि 15th of July
1998 में ये होगा एक्ट। तो उसका मतलब ये है कि अब 15 जुलाई से वो कमेंस कर रहा है और 15 जुलाई और उसके बाद में आने वाले जितने केसेस हैं उन पे वो एक्ट अप्लाई होगा, वो लॉ अप्लाई होगा। और 15 जुलाई चाहे वो 14 जुलाई को ही क्यों ना हुआ, 15 से पहले वाले दिन में होने वाले जितने भी केसेस आए हैं या जितने भी फैसले हैं या जितने भी मामलात या मैटर्स हैं उन पे वो लॉ अप्लाई नहीं होता। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द केसेस विच शैल अराइज आफ्टर द इनैक्टमेंट। अब जो भी इनैक्ट हुआ है, जिस भी डेट को हुआ है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव आने वाले वक्त में उसका जो है वो इफ़ेक्ट होगा, उनके ऊपर अप्लाई होगा। और प्रोस्पेक्टिव लॉ फिर हम किसको कहेंगे कि वो तमाम स्टैट्यूट्स या वो तमाम इफ़ेक्ट जो कि प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट रखते हैं, आने वाले वक्त पे उसका इफ़ेक्ट है, तो उन तमाम लॉज को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। इसकी फिर हम एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप पढ़ते हैं, अपना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कानून शहादत है, लॉ ऑफ एविडेंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का। ये सब प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट रखते हैं। और जो भी इनके कमेंसमेंट वाले सेक्शन या आर्टिकल में हमें एक डेट बता दी जाती है कि इट शैल कमेंस फ्रॉम दिस डेट, तो उस डेट के बाद वाले जितने भी मैटर्स हैं उन पे वो अप्लाई होता है, उससे पहले वाले मैटर्स पे वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट भी कहते हैं, यानी लुकिंग बैकवर्ड्स। इसका मतलब क्या है, लुकिंग बैकवर्ड्स। जैसे प्रोस्पेक्टिव का हमने पढ़ा था तो वो था लुकिंग फॉरवर्ड, और ये उसका ऑपोजिट है यानी लुकिंग फॉरवर्ड। This word is usually applied to those acts of the legislature which are made to operate upon some subject, contract, or crime before passing those acts, and they are therefore called retrospective laws. वो तमाम एक्ट्स या वो मैटर्स या क्राइम, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई क्राइम भी हो सकता है, आपने ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। तो ये तमाम मैटर्स जो कि वो एक्ट पास होने से पहले कमिट हुए हैं तो उन पे भी अप्लाई होगा। जैसे मैंने 15 ऑफ जुलाई, अगर आपको बिलफर्ज कहती हूँ कि 15 ऑफ जुलाई 1998 को कोई एक्ट पास हुआ है, लेकिन जो भी मैटर हम इन डिस्कशन ले रहे हैं, या जो क्राइम है या जो भी केस है, सूट है, वो फाइल हुआ है 15 जुलाई से पहले, मे बी 4 साल पहले, 6 साल पहले, 15 साल पहले। तो वो जब एक्ट पास हो गया है और उसमें क्लियरली ये बात बता दी गई है कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो इसका मतलब है कि फिर जितना भी टाइम गुजर गया है, चाहे जो भी है, लेकिन अगर वो मैटर ऐसा है कि उस एक्ट से रेलेवेंट है और वो एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, वो लॉ, वो रूल, वो प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, तो वो होगा। इसमें ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि इसमें उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके इफ़ेक्ट का या उसके जुरिस्डिक्शन का कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता। वो इफ़ेक्ट वो एक्ट, वो लॉ, वो इफ़ेक्ट उस सब्जेक्ट, क्राइम या कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होगा। सो वो तमाम लॉज जो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। और इसका इट मीन्स दैट प्रेजेंट लॉ और एक्ट कैन बी अप्लाइड ऑन प्रीवियस इवेंट्स और ऑफेंसिव, यानी पहले वक्तों में, पिछले गुजरे हुए वक्त में होने वाले जितने भी इवेंट्स या ऑफेंसेस थे उन पे वो अप्लाई हो सकता है। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले लॉज हमारे पास बहुत कम है। अगर हम ढूंढना चाहें तो स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में भी हम देख सकते हैं इसको कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले लॉज बहुत कम पाए जाते हैं। आप अगर एग्जांपल ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल से आपको इसकी एग्जांपल मिलती है। इसका क्या मकसद है, जैसे हमने मैगज़ीन में भी पढ़ा, तो मैगज़ीन में उन्होंने कहा था कि आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए किसी भी लॉ का। लॉ शुड बी शुड ought to be have a prospective effect rather than having the retrospective effect, क्योंकि इससे हमारी जो नीड है टू मीट जस्टिस वो पास नहीं होती, उसको हम मीट नहीं कर पाते, जस्टिस मीट नहीं हो पाता। अब पहले अराइज होने वाले मैटर्स थे, उन पे फैसला भी आ गया, उनका केस दोबारा से उठाना और ये वो उन पे अपील करना, उन पे अप्लाई करना, उस लॉ से एक तरह से लोग समझते हैं कि ये हमारी जो जस्टिस के मैटर्स हैं, जो जस्टिस की नीड्स हैं, उसको मीट नहीं करता। इसलिए हमारे लॉ मेकर्स भी तमाम बनाने वाले लॉज को जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देखी जाए पाकिस्तानी लॉ में, अगर मैं बताऊँ, पाकिस्तानी हिस्ट्री में बताऊँ, तो सिर्फ एक ऐसा लॉ है जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। ओनली देर इज़ वन लॉ और वन एक्ट, यू कैन से दैट
कि जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। उसके अलावा फ़िलहाल टिल डेट जो है कोई भी ऐसे हमारे पास लॉ मौजूद नहीं है। वो कौन सा है? वो नैब लॉ है। नैब लॉ एक ऐसा है जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। अगर नैब लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा केस है करप्शन का है या जिस भी चीज़ का है, और वो ये नैब लॉ पास होने से पहले अराइज़ हुआ था, तो उसके ऊपर भी ये लागू होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि 1978 में ना 1988 में कि कोई भी फ़र्द जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व था या किसी भी ऐसी केस में जो कि नैब के ज़ुमरे में आता है, इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो उस बंदे के ऊपर नैब लॉ अप्लाई किया जा सकता है। उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है और ये इफ़ेक्ट। इसके अलावा फ़िलहाल पाकिस्तानी लॉ में या पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई भी ऐसा फ़िलहाल जो है वो एक्ट नहीं है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव हो। प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने बहुत कम एग्जांपल्स लिखी हैं, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, पीपीसी, सीआरपीसी, कानून शहादत। इसके अलावा और भी जितने भी हैं उनमें आपको अमूमन जो है वो आप देखेंगे कि उनका प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। और ये सवाल अमूमन टीचर्स, लॉ के प्रोफेसर जो हैं वो उठा लेते हैं कि आप क्या कोई पाकिस्तानी लॉ ऐसा है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट का हो, या फ़लाँ लॉ का प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट क्या है, या इस तरह। तो अगर आपके ज़हन में हो कि सिर्फ़ एक लॉ है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, तो आप ईज़िली ये चीज़ आंसर कर सकते हैं कि हाँ जी, फ़लाँ लॉ प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट का ही है। तो आई होप कि ईज़ी वर्डिंग में आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बड़ा कम इसको लेके जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको समझाया, ताकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये तो थ्रू आउट जो है वो आपकी यूज़ होती है, लॉ स्टडी के दौरान भी, बाद में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे ये टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। और अगर इसके अलावा भी कोई इवन देयर इज़ अ माइनर टॉपिक जो कि आपको लगता है कि ये बहुत आम सी चीज़ है, बट फिर भी आपको कोई उसके बारे में समझ नहीं है और टीचर्स वगैरह से भी आप पूछ नहीं सकते, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू मेक a video on that. Thank you for watching, and please like the video and subscribe.